हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस। आपको एक रीजन कंसीडर करना है, एक एरिया कंसीडर करना है, एक क्षेत्र कंसीडर करना है। उस क्षेत्र के अंदर या उस रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप के चार्जेस कंसीडर करने हैं, बट द टोटल चार्ज इज जीरो। जो भी रीजन आप कंसीडर करेंगे और उस रीजन के अंदर जो भी वेरियस टाइप के चार्जेस होंगे, उन सभी चार्जेस का जो समेशन है यानी कि एडिशन, वो क्या होगा, जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा। सम जो है टोटल चार्जेस का जीरो होगा, याद रखना। एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, रीजन के आउटसाइड पॉइंट में, रीजन के आउटसाइड पॉइंट पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के आउटसाइड में, इस रीजन के आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे ये देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये रीजन है, ये हमने एक रीजन कंसीडर किया। इस रीजन के अंदर मैंने चार्जेस लिए, मान लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये एक ऐसा रीजन लिया जिसके अंदर पहले मैंने दो चार्जेस कंसीडर करे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू जब चार्जेस कंसीडर करे तो इस रीजन के अंदर जो चार्जेस का सम है वो जीरो है, यानी कि क्वेश्चन की इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि मान लेते हैं इस पॉइंट पर, भाई इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें बताना है। इस रीजन के आउटसाइड एक पॉइंट लिया, पी मान लेते हैं इस पॉइंट को, पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें बताना है। यही क्वेश्चन में है। फर्स्ट ऑप्शन जो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो, क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ये हमें चेक करना है। ऑप्शन में बोल रहा है इट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन में बोल रहा है। इसको चेक करते हैं। आपको पता है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या है, एक पेयर है चार्जेस का। ये क्या है, एक पेयर है चार्जेस का। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसको आप एक डाइपोल मान लो, अगर आप एक इसको डाइपोल मान लो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, आपको पता है माइनस क्यू प्लस क्यू जो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस एक पेयर बनाते हैं, और ये पेयर जो है मान लेते हैं 2a डिस्टेंस से सेपरेट होता है, फिर हमें एक डाइपोल मूवमेंट मिलता है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर मैं बोलूं एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से वो क्या होती है, ट्वाइस के पी अपॉन में आर क्यूब। अगर मैं बोलूं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होती है, केपी अपॉन में आर क्यूब। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल माना, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही है। भाई ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये रीजन लिया, ये एक डाइपोल बना दिया, इस रीजन के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ये आप देख सकते हो। यहां से आपको कुछ वैल्यूज मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जीरो तो कतई नहीं होती। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो, ये जीरो नहीं होगी मेरे भाई। क्लियर है, ये जीरो कतई नहीं होगी। यहां से आपको ये मिल गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। क्लियर है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट
ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। इसका मतलब यह है कि इस रीजन के अंदर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगी। क्लियर है? इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस रीजन के अंदर जो भी चार्जेस होंगे, यानी कि वो सभी चार्जेस क्या बनाएंगे, एक डाइपोल मूवमेंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेंगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इसको चेक करते हैं। भाई मैं आपको बोलता हूं, इस रीजन के अंदर अभी हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज लिया था। अब मैं आपको बोलता हूं, ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये चार्जेस ले लेते हैं, प्लस 2q, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस 2q, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। इन सभी चार्जेस को अगर आप ऐड करोगे तो इन सभी चार्जेस का जो सम आएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऑप्शन की बात करेंगे हम, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान देना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, यानी कि इस रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है? आप यहां चेक कर सकते हो। भाई प्लस क्यू माइनस क्यू तो ठीक है, लेकिन प्लस 2q माइनस क्यू ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई ना बनाते भाई। तो प्लस 2q माइनस क्यू ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन रहा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की वजह से नहीं होती, चार्जेस की वजह से भी हो सकती है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से भी हो सकती है। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि साफ साफ बोलना है ना मेरे भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। रिमेंबर दिस वर्ड भाई साहब, अंग्रेजी का ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगी, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस रीजन के अंदर बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही इसका कहने का मतलब है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हो। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन की बात करते हैं मेरे भाई, सी ऑप्शन को ध्यान से समझना है। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r³ फॉर लार्ज आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन द रीजन। जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जो है 1/r³, बेसिकली जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r³ के, फॉर लार्ज आर, या फिर इसको ऐसा बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r³, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लार्ज आर, आर जो है बहुत बड़ा है, आर जो है बहुत दूर है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन दिस रीजन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना यार, बहुत ध्यान से। भाई मान लो ये आपके पास एक कंघा है, भाई ये कंघा है, इस कंघे को आपने ड्राई हेयर में रगड़ा, इस कंघे को आपने ड्राई हेयर में रगड़ा, और आपके हाथों में ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे, या प्लेट पर ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे। जैसे इस कंघे को आप कागज के टुकड़ों के पास लाते हो तो ये कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं मेरे भाई, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंघे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपने पढ़ा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर, ऐसा होता है ना। जैसे ही आप इस प्लेट को इस कंघे के पास लाते हो, ये कंघा हमने क्या किया, ड्राई हेयर में रगड़ के इसके पास लेकर के आए, तो ये जो कंघा है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है? अब मैं एक और सिचुएशन बनाता हूं, ये एक कंघा है, इस कंघे को भी हम ड्राई हेयर में रगड़ के लाए, लेकिन अब की बार प्लेट मेरी थोड़ी दूर रखी थी, प्लेट यहां पर रखी है, और इस प्लेट में ये कागज के टुकड़े हैं। समझना ध्यान से। तो क्या ये कंघा इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या ये कंघा इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। भाई इस कंघे को आपको इन कागज के टुकड़ों के पास लाना होगा, तभी ये अट्रैक्ट कर पाएंगे। मान लो ये कंघा है, इसको मैं ऐसे रगड़ा और मैं यहां से अट्रैक्ट करवाऊंगा इन कागज के पीसेस को, तो ये नहीं होगा। कब होगा? इस कंघे को ड्राई हेयर में रगड़ा और ऐसे इसके कागज के टुकड़ों के पास लेकर के डिस्टेंस कम करी,
तो ये जो कंघा है इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब डिस्टेंस के ऊपर ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो इस केस में ये कंघा कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा और इस केस में ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ जो आप डिस्टेंस पढ़ते हो r, अगर ये r इंफिनिटी होता है, अगर ये r जो है इंफिनिटी, ये बेसिकली ये r जो है जो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, वो क्या होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आप इसी तरह से पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर अगर इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये आर जो है आपका इनफाइनाइट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर ये आर इनफाइनाइट पॉइंट पर पहुंच जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब होगा मेरे भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है ना, इस कंघे के लिए ये प्लेट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इस कंघे के लिए ये प्लेट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, जो मैथ्स में आप नंबर पढ़ते हो इनफाइनाइट, ये वो इनफाइनाइट नहीं है। ये मैथ्स वाला इनफाइनाइट मतलब है, लेकिन चार्जेस के केस में अगर इनको आप कंपेयर करोगे, ये दोनों चार्जेस को आप कंपेयर करोगे तो ये जो प्लेट है इस कंघे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस कंघे के ऊपर जो भी चार्ज होगा, मान लो वो इतनी फील्ड के अंदर आ गया, ये तो फील्ड से बाहर पहुंच गए, तो इस फील्ड के अंदर इस फील्ड के अंदर ये कागज के टुकड़े अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे इस कंघे के द्वारा। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है। इनफाइनाइट का मतलब ये कतई नहीं है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस या इनफाइनाइट लेंथ, वो नहीं है। यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन है कि चार्ज जो भी चार्ज है उसकी ये फील्ड बन जाती है। मान लो अगर हमने कोई भी चार्ज यहां रखा तो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ये चार्ज अगर मैंने यहां अंदर रख दिया तो इस चार्ज के द्वारा ये अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा। तभी तो इस चार्ज की जो भी फील्ड बनेगी वो ये होगी। इस फील्ड के बाहर आते ही जैसे ये चार्ज रखा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इस चार्ज से ये डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट कहलाएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है इनफाइनाइट का मतलब इस चार्ज से बहुत दूर आसमान में इनफाइनाइट या आपकी दूसरी गली में इनफाइनाइट, ये कतई नहीं है। क्लियर है? जहां पर भी इसकी इफेक्ट में आ जाए, इस चार्ज की फील्ड के अंदर आ गया ना तो वो आर कहलाएगा। अगर उसके बाहर पहुंच गया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस चार्ज के ऊपर, ये छोटू चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट अब इस थर्ड ऑप्शन में यूज करने वाले हैं। देखो कैसे। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r³। जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ की वजह से होगी। और ये 1/r³ कब आता है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल निकालते हो। 2kp/r³, kp/r³, ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं। 2kp/r³, kp/r³। r³ आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? ये बोल रहा है कि जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डाइपोल की वजह से है। लेकिन अभी इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की वजह से, वो तो गलत हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला डोमिनेंट, रिमेंबर वर्ड्स हियर, डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डोमिनेंट कर रही है, जो डोमिनेंट है नॉर्मल यानी कि नॉर्मल पॉइंट पर, नॉर्मल चार्ज की वजह से जो है, नॉर्मल चार्ज की वजह से के ऊपर जो डोमिनेट कर रही है वो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है? नॉर्मल चार्ज की वजह से उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि ये डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन कहां रिमेंबर ला एट फॉर लार्ज आर, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो अब समझो भाई, अगर मैंने ये पॉइंट यहां लिया था, अगर मैं ये पॉइंट यहां ले लेता हूं, मान लो ये पॉइंट P हम यहां ले लेते हैं, इस पॉइंट P पर भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? हो सकता है जीरो हो जाए। भाई ये छोटे छोटे चार्जेस हैं, इनका तो हो सकता है दायरा यही हो, भाई इनका सबका दायरा क्या हो? यही हो।
तो ये तो इस दायरे से बाहर आ गया। ये पॉइंट जब इस दायरे से बाहर आ गया तो इस पॉइंट पर छोटे छोटे चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको डाइपोल बना देता हूं, हो सकता है इस डाइपोल के इफेक्ट में ये वाला पॉइंट इसके अंदर आ जाए। समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो डोमिनेट कर रही है, वो डाइपोल की वजह से हो सकती है, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हो सकता है वो इस फील्ड के बाहर ही आ जाए। ये पॉइंट इस फील्ड के बाहर ही आ जाए अगर इंडिविजुअल चार्जेस को कंसीडर करेंगे। लेकिन डाइपोल को कंसीडर करेंगे तो ये हो सकता है ये पॉइंट इस डाइपोल की फील्ड के अंदर आ जाए, क्योंकि डाइपोल की फील्ड ज्यादा होती है इंडिविजुअल चार्ज की फील्ड से, ये आपने पढ़ा है। तो हो सकता है डाइपोल की वजह से ये पॉइंट इस डाइपोल की फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो डोमिनेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी 1/r3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3 के, है ना, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना सी, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पॉइंट सी जब आपका सही हो जाता है, कहीं ना कहीं नहीं तो बिल्कुल सही है, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वाली बात छोड़ दो। अब आप मुझसे ये भी तो बोल सकते हो सर यहाँ पर 2q है, इस 2q की वजह से तो लग सकता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे इस 2q की वजह से, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, ये कम है, ये कम है। तो मैं मना नहीं कर रहा कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग सकती। हो सकता है इस 2q की जगह मैं मान लो 5q ले लेता हूं, हो सकता है इस 5q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही हो। लेकिन क्या होगा ना, इस 5q की इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बाकी वाले जो इंडिविजुअल चार्जेस है वो इसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट की वजह से। तो हो सकता है इसकी जो स्ट्रेंथ है यहां पर कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो यहां पर कम आए। लेकिन उस केस में भी जो पेयर बना देंगे, जो डाइपोल बना देंगे, वो फिर डोमिनेट कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यही हुआ कि जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात करेंगे, लार्ज आर की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल की वजह से डोमिनेट कर जाएगी। ठीक है, मान लो ये 5q मैंने +5q लिया, अगर मैं यहां से ले लेता भाई, ये ले लेता मैं इसको, यहां +q, यहां +q, और इस 5q की जगह इसको 3q कर देता, +3q। तो भाई देखो, एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन रहा है, और एक डाइपोल ये बन गया। अब आपके पास एक डाइपोल नहीं 3 डाइपोल हो गए। तो अब यार 3 डाइपोल बन गए, तो इसका मतलब अब इनकी फील्ड जो है इस पॉइंट पर तो नेचुरल है, होगी ही होगी, वो डोमिनेट करेगी। लेकिन +2q और +3q की वजह से हो सकता है डोमिनेट ना कर पाए। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाता है। डी ऑप्शन की बात करते हैं। The work done to move a charged particle along a closed path away from the region will be 0. The work done to move a charged particle along a closed path away from the region will be 0. एक चार्ज पार्टिकल को क्लोज पाथ में अगर हम मूव करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को क्लोज पाथ में मूव करेंगे, तो हमें जो वर्क डन मिलता है वो 0 मिलता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसीलिए है, ये हम पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पर हम पढ़ते हैं एक टर्म, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, हम पढ़ते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज Q नॉट। तो बेसिकली वहां पर पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे W अपॉन में Q नॉट, यानी कि इस Q नॉट को किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस फील्ड के अंदर मूव कराने के लिए जो भी वर्क डन चाहिए होगा वो कहलाएगा W। तो W क्या हो जाएगा? V इंटू Q नॉट। लेकिन ये बोल रहा है कि क्लोज पाथ में मूव कराना है, ये क्या कह रहा है? क्लोज पाथ में मूव कराना है। इसको समझ लेते हैं। देखो यहां समझते हैं, थोड़ा कलर अलग ले लेंगे ताकि आपको क्लियर हो, क्लियर होगा। यहां पर देखते हैं, मान लो ये +q चार्ज है और इसकी ये फील्ड बन गई, +q चार्ज की वजह से ये फील्ड बन गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या निकालेंगे? वर्क डन निकाल सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इस चार्ज की वजह से ये फील्ड के अंदर ही हम एक छोटू चार्ज Q नॉट को A से B तक मूव करा रहे हैं। जब A से B तक मूव कराएंगे तो जो भी वर्क डन लगेगा वो क्या कहलाएगा? W अपॉन में Q नॉट। मतलब ये वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल इंटू Q नॉट भी बोल सकते हो। ये जो है पोटेंशियल ऐसा लिख लो
भाई पोटेंशियल ए बी, यानी कि पोटेंशियल वी बी, यहां लिख लेते हैं वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी लिख लेते हैं, यानी कि ए से बी तक मूव कराया है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये बनेगा, यानी कि ए से बी तक मूव कराने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए अपॉन में डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। अब ये बोल रहा है क्लोज्ड पाथ, इसका मतलब ए से बी गए, बी से वापिस ए आ गए, बी से ए वापिस आ गए, ए से बी गए, बी से ए वापिस आ गए। जब बी से ए वापिस आ गए, यानी कि इसका ए इनिशियल पॉइंट भी यही हो जाएगा और फाइनल पॉइंट भी हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी ए हो जाएगा, है ना। ए से बी तक के केस में ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और जब ए से वापिस ए पर आ जाएंगे तो वी ए माइनस वी ए, तो उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो अब आपको यहां क्लियर हो गया कि किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो जो वर्क डन होगा उस रीजन के अंदर वो कहलाएगा जीरो। वो कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा सही है। बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन होती है वर्क डन जीरो होता है तो ये जो रीजन होगा ना ये कहलाएगा कंजर्वेटिव रीजन। क्यों, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव रीजन। और ये जो रीजन है, इस रीजन में जो फील्ड बन रही है उसको बोलेंगे हम कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या कंजर्वेटिव रीजन या कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर है। तो इसका जो आंसर हो गया बी, सॉरी सी और डी जो है वो सही है। ठीक है मेरे भाई, मैं इतना डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में रहे और जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और क्वेश्चन को लॉजिकली सोच पाए। इन क्वेश्चंस के जो रीजन है ना, इन क्वेश्चंस के जो रीजंस हैं आप किसी भी वीडियो में देखो या किसी बुक्स में देखो तो नहीं समझ में आते उतने अच्छे से। तो मैं यह कोशिश करता हूं कि बहुत आसान से बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझाऊं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ सी और डी हुआ।